बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी मुआहदा जो है उससे दुनिया में एक धूम मची है पाकिस्तान की और सऊदी अरब की, कि पाकिस्तान की ये जो मूव है और सऊदी अरब की, इससे खित्ते में दुनिया में क्या असर पड़ेगा, मशरिक़ वस्ता में क्या इसका असर पड़ सकता है। और ये तारीखी मुआहदा जिसे दिफाई मुआहदा कहा जा रहा है और इसकी अहमियत से अंदाज़ा इस पर लगाएं कि दोनों ममालिक के सरबराहान ने इस पर साइन किए हैं। किसी मशीर ने, किसी वजीर ने साइन नहीं किया इस मुआहदा को, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान ने इस मुआहदा को साइन किया है। और इससे अब हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी में पाकिस्तान सऊदी अरब का पार्टनर बन गया और ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ भी है। इससे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस पहले सेगमेंट में डॉक्टर जमील अहमद साहब ने। आप साबिक सफ़ीर हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र है इस सारी सूरत हाल पर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर मुआहदा आपके सामने है और मुआहदे के जो खदोखाल वो भी आपके सामने हैं। क्या समझते हैं सर इस मूव में? पहले पाकिस्तान ने मार्का हक में फतह हासिल की, जो है वो इंडिया को शिकस्त दी। अब उसके बाद इस्लामिक कंट्री का इजलास जो है वो दोहा में आपके सामने है और अब पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा करके आया। सर देखिए, जरा थोड़ा सा अहाता कर लेते हैं अगले 1 मिनट में, तो हमें बाकी अगली गुफ्तगू जो है वो ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। और वो ये है कि जब से मार्का हक हुआ 7 मई और उससे पहले और उसके बाद पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, बहुत ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी जो रही है हमारी, वो इन सच अ नाइस वे इन्होंने नेविगेट किया है कि उसके सम्राट अभी हमें मिलना शुरू हो गए हैं। देखिए, हमने मार्का हक तो बड़ी खुशअस्लूबी से और बड़ी ही हमने तनदही से और बड़ी उस पर हमें फख्र है। पूरी दुनिया ने देखा कि कुव्वत बाजू क्या चीज होती है, मशीन को इस्तेमाल करना, हथियार औजार को इस्तेमाल करना, उसके पीछे जो शख्सियात हैं, जो ट्रेनिंग है, जो कैपेसिटी है, उसका क्या असर होता है। हमने अपने से तकरीबन 10 गुना बड़ी कुव्वत को कन्वेंशनली हरा दिया और बाकी तो अभी सलाहियत हमारे पास है ही है, लेकिन वो तो डेटरेंस के लिए है। तो एक तो ये, जब ये बात हुई और जब ये हुआ, लेकिन तो फिर जब मिलिट्री डिप्लोमेसी ये गल्फ कंट्रीज में और चाइना के साथ ये बहुत ज्यादा कारगर होती है। मैंने इन ममालिक में सर्व किया है, मुझे इन ममालिक के पल्स का पता होना चाहिए और अपने तजर्बे से भी बताता हूं। और जो लोग वहां खिदमात सर अंजाम दे के आए हैं उनको इल्म है कि उन्हें मिलिट्री डिप्लोमेसी में ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है। आपने इसीलिए देखा कि फील्ड मार्शल साथ साथ रहे। वो कॉन्फिडेंस की जो एक वेव थी और एक रेजोनेंस थी वो साथ साथ आती रही। इस मुआहदे में जो हमारा मुआहदा हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, जिसको क्या हम स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कह रहे हैं, इसको 2 अल्फाज में ये एक डिफेंस पैक्ट है। तो बहरहाल वो हुआ है, उसमें यकीनन हमें सराहना चाहिए जिस अंदाज में ये डिप्लोमेसी, मैंने जैसा कि जिक्र किया, मिलिट्री और तो डॉक्टर साहब नो डाउट सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो बड़ी कामयाब रही। और सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बल्कि हमने दोहा में देखा, बाकी ममालिक के साथ जो है, चीन के साथ हमने जो देखा। इस सारी सूरत में सर जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है सर, उसका सर कितना किरदार है, जरा उस पर रोशनी डालिएगा कि जो हमारी पाक फौज है उसने जो शिकस्त दी इंडिया को, उसके बाद आपने अपने खुद फरमाया कि हालात जो है वो बदल गए हैं और दुनिया पाकिस्तान को बड़ी अहमियत दे रही है, दुनिया पाकिस्तान के साथ चलना चाह रही है। जी, वाज़ेह रहे कि दुनिया में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर सबकत कितना भी दावेदार होता रहे, लेकिन ये सबकत उसी वक्त कारगर साबित होती है जब आपकी कुव्वत बाजू का सिक्का मान लिया जाए और मनवा दिया जाए। हमने इंडिया के साथ अपना सिक्का मनवाया, दुनिया ने देखा, हमारा प्रोफाइल बढ़ा, हमारी डिप्लोमेसी ने काम किया, हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने उससे पहले और उसके बाद में काम किया, जिसका नतीजा क्या निकला कि हमारी गूंजदार आवाज सुनी गई सिक्योरिटी काउंसिल के उन ऐवानों में, हमारी गूंजदार आवाज सुनी गई। ये सबमिट जो 15 तारीख को सितंबर को दोहा में हुआ, अरब इस्लामिक सबमिट, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था? प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि एक टास्क फोर्स होनी चाहिए। हमारी तो ख्वाहिश थी कि हम पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ एक दफा मिलके इससे ज्यादा इस पूरे ओआईसी प्लेटफॉर्म को और कौन कुव्वत फराहम कर सकता है खुदा के अलावा। और खुदा ने
पाकिस्तान जैसा मुल्क उसको इतना तवाना अस्करी तौर पे बनाया है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके साथ जुड़ेगा उसकी सलामती को ऑटोमेटिकली एक दबाव मिलेगा। तो सऊदी अरब से तो हमारे पहले से 67 की दिहाई में हमने मुआहदा किया था डिफेंस कोऑपरेशन का, 72 में हमने मुआहदा किया, हमने वहां अपने उस मुआहदों के तहत फौजें भेजी। लेकिन अब ये बड़ा अनमोल मुआहदा हो गया। दुनिया में ऐसे मुआहदे चंद ही हैं। कुछ मुआहदे तो अमेरिका ने किए हुए हैं, फिलीपीन के साथ, जापान के साथ, स्पेन के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसी तरह का, इसी से मिलते जुलते अल्फाज के साथ। तो अब पाकिस्तान जब जुड़ गया है तो खलबली सी तो मच गई है, लेकिन पाकिस्तान ने बता दिया है, सऊदी अरब ने भी बता दिया है कि ये अमन का मुआहदा है। ये अमन का मुआहदा इसलिए है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दिया हुआ है, उसके आर्टिकल 2 में, जो 4 में, कि आपकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को दूसरा मुल्क गजन नहीं पहुंचा सकता। अगर पहुंचाएगा तो उस मुल्क का हक है जिस पर कि एग्रेशन हुई है, जैसे दोहा पे एग्रेशन हुई है कतर पर, उस मुल्क का हक है कि वो अपना आर्टिकल 51 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत उसका जवाब दे। तो अब सऊदी अरब पर अगर खुदा न खास्ता बादल न खास्ता कभी ग्रेटर इजराइल के उस ख्वाब के मुताबिक जिसका कि नक्शा नेतन्याहू ने पेश किया था, अगर कभी ये ख्वाब पूरा करने की कोशिश की गई तो उनको पता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। और अगर इंडिया ने कभी वो एडवेंचर और वो खिलवाड़ करने की कोशिश की गई जिसकी कि उसने नतीजा देख लिया 10 जनवरी को 7 से लेके 10 मई तक उसने नतीजा इसका देख लिया। अगर उन्होंने की तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उनके गल्फ कंट्री में इंडियंस कोई 50 लाख के करीब तो काम करते हैं और उनके बहुत इन्वेस्टमेंट, तमाम इंडियंस की इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट भी वहां मौजूद है कंपनियों की, तो उसका हशर नशर हो सकता है। लिहाजा ये विन विन गेम है। इस खित्ते में अमन के लिए मैं समझता हूं बड़ा अच्छा कदम है। पहले से इस खित्ते में जो अमन का गारंटर था वो यूएस था। यूएस को इस खित्ते में अमन के लिए इसलिए भी जरूरी था कि तेल की रसद गाहें यूएस तक, अमेरिका तक पहुंचे और उसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना हो। अब अमेरिका खुद कफील है तेल के मामले में, उसको ना तेल की सिक्योरिटी की जरूरत है। इन ममालिक की सिक्योरिटी की गारंटी बड़े एक दूसरे अंदाज में कोई डिफेंस पैक्ट के तहत नहीं किया था। सऊदी अरब या गल्फ कंट्री का कोई अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट नहीं है। मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हैं जिसके तहत साजो सामान बेचा गया, जिसके तहत ट्रेनिंग दी गई, जिसके तहत असिस्टेंस दी गई इन ममालिक को, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान ने इसकी गारंटी दे दी इस मुआहदे के तहत जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक है, जैसा कि मैंने जिक्र किया। इसी तरह सऊदी अरब जुड़ गया पाकिस्तान के साथ। और ये सर बड़ी अहम बात है डॉक्टर साहब, ये सर बड़ी अहम बात है कि दोनों मुमालिक ने इस बात का अदा किया है कि अज़म का इज़हार किया है कि अगर किसी पे हमला हुआ तो फिर दूसरा मुल्क उसके साथ खड़ा होगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब मैं बात कर रहा था कि दोनों मालिक ने, सऊदी अरब ने भी और पाकिस्तान ने एक दूसरे को गारंटी दी है कि अगर जैसे आपने फरमाया कि जहरियत होती है इजराइल की तरफ से या इंडिया की तरफ से तो दूसरा मुल्क जो है उसके साथ खड़ा होगा। इस पॉइंट पे थोड़ा सा बताइएगा कौम को सर, ये पॉइंट कितना अहम है और इससे आगे चल के जो है इस पर क्या हो सकता है सर, कोई खित्ते में क्या चेंज आ सकती है? खिते में देखें इसमें चेंज क्या आ सकती है। किसी अगर मुल्क ने भी इन दोनों मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा या उसकी खिलाफ वर्जी की अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, जैसा कि इजराइल ने किया है कतर में, तो फिर उसका जवाब मिलेगा। और उस जवाब के खतरे और डर से, और जवाब तो बड़ा तीखा मिलेगा क्योंकि अब पाकिस्तान जिसकी अस्करी कुव्वत दुनिया ने देख ली, जान ली, पहचान ली, पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत, दुनिया की दो बड़ी इस खित्ते की दो बड़ी कुव्वतें आपस में मिल गई हैं। एक माशी कुव्वत सबसे बड़ी इस खित्ते की चाइना को छोड़ के, और दूसरी अस्करी कुव्वत अब मिल गई है। इन दोनों का संगम, तो कोई मुल्क बेवकूफी होगा जो इन ममालिक की तरफ मैली आंख से देख सके या एग्रेशन का सोच सके, क्योंकि इन ममालिक के दरमियान एग्रेशन का मतलब है तबाही व बर्बादी, न सिर्फ पूरे खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में। और आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब देखें, जैसे दोहा है, कतर पे इजराइल ने जहरियत की हमला किया, लेकिन जो अमेरिका है उसका किरदार बड़ा जो है वो मशकूक रहा कि कभी कहा गया कि हमें पता था, कभी कहा गया कि हमें बाद में इल्म हुआ और हम ये करेंगे।
कतर में जो है वो यूएस बैठा हुआ है, सऊदी अरब में उसके फौजी मौजूद हैं, और इस सारी सूरत में अगर हम देखें सर, अमेरिका तो जो साथ दे रहा है इजराइल का, बार बार इजराइल अटैक करता है, कभी ईरान पे, आपके इल्म में है जो हो रहा है वहां पे, फलस्तीन में, गाजा में जो सूरत है आपके सामने, तो इसमें जो अमेरिका सर का रोल है सर, उसको सर कैसे देखते हैं? नहीं, अमेरिका का रोल तो देखें, एक जो भरोसा था, इस किस्म के जो अंडरस्टैंडिंग होती है, देखिए उनका कोई पैक्ट तो नहीं था, डिफेंस पैक्ट अमेरिका का कोई नहीं था कंट्रीज के साथ। कतर में हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा उनका अड्डा है, बेस है, लेकिन उसके बावजूद कतर के साथ म्यूचुअल डिफेंस का तो कोई एग्रीमेंट नहीं था। कतर के साथ अंडरस्टैंडिंग थी कि उनको सिक्योरिटी, जो रेडार्स की सहूलत, उनको साजो सामान की सहूलत, वहां क्योंकि अड्डा था और अमेरिका के कहने पे ही नेगोशिएशन हो रही थी, अमेरिका के प्रपोजल को ही डिस्कस किया जा रहा था, तो इसका गुमान नहीं हो सकता था कि इजराइल ऐसे मामले में कर जाएगा। और फिर इस बात का गुमान करना भी दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका का सबसे बड़ा वहां अड्डा हो और अमेरिका को, प्रेसिडेंट को पता ना हो। यह मुमकिन है कि वहां के जो इदारे हैं, सीआईए है, बाकी, उन्होंने ताखीर से बताया प्रेसिडेंट को, यह मुमकिन हो सकता है। लेकिन इसका मजमूई तौर पर रिजल्ट क्या हुआ, वो आस और उम्मीद और वो कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, जिस कॉन्फिडेंस के तहत पूरी गल्फ कंट्रीज अपने बिलियंस और ट्रिलियन डॉलर्स के साजो सामान खरीदते रहे हैं अमेरिका से। तो जब ये शटर हुआ, तो जब मरता क्या नहीं करता, तो उन्होंने देखा कि हमारा इस पूरे खित्ते में सबसे मजबूत अस्करी कुव्वत कौन सी है, और पाकिस्तान तो ब्रदर मुल्क है सऊदी अरब का, और पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं, अरमान शरफैन उधर मौजूद है। अगर कोई भी मुआहदा ना हो और पाकिस्तानियों को कहा जाए वॉलंटियर, तो यहाँ 25 करोड़ पाकिस्तानी वहां पहुंच जाएंगे अरमान शरफैन की दफा के लिए। तो पाकिस्तान का तो एक नेचुरल एक लीनिंग है, जिसकी वजह से जब सऊदी अरब जुड़ गया पाकिस्तान के साथ, तो सऊदी अरब यकीनन उसको पता है कि उसकी डिफेंस बाकी किसी मुल्क से भी ज्यादा जिस जज्बे के साथ अगर कोई गारंटी दे सकता है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। और जाहिर है कि म्यूचुअल मुल्कों के दरमियान म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल बेनिफिट के तहत मुल्क एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को आगे लेके चलते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने देखा, जी आप कंप्लीट करें सर। आपने देखा कि जब फिजाओं में, जब सऊदी फिजा में हमारा तैयारा प्राइम मिनिस्टर का दाखिल हुआ, आपने देखा कि किस तरह सऊदी प्रोटोकॉल दिया गया। सिर्फ पुतिन को और ट्रंप को ये प्रोटोकॉल इससे पहले मिला है, और अब पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का मतलब है पाकिस्तानियों को मिला है। पाकिस्तानियों का तराना चंद घंटों में वहां सऊदी अरब में गूंज रहा है, सऊदी अरब की गली गली में गूंज रहा है। सऊदी अरब की अवामुन नास को एक कॉन्फिडेंस हो गया है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस जज्बे को रखता है सऊदी अरब के लिए और अरमान शरफैन के लिए, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपकी बात जो है बिल्कुल 25 करोड़ अवाम की आपने बात की कि 25 करोड़ अवाम का दिल जो है वो अरमान शरफैन के लिए धड़कता है। तो सर, जो 60 में एग्रीमेंट था, जो 70s में एग्रीमेंट था, और अब जो पैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है, फर्क क्या है सर? और पाकिस्तान अरमान शरफैन की सिक्योरिटी के लिए अपना रोल कैसे अदा कर सकता है? अब ऑब्लिगेशन हो गई, पहले सिर्फ कोऑपरेशन थी, अब कोऑपरेशन की नौयत हो सकती है कि आपने मुझे साजो सामान दे दिया। आप इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करते, उस कोऑपरेशन के तहत अगर आप वहां जाके सऊदी अरब में और उनकी जानिब से किसी तीसरे मुल्क से लड़ना शुरू कर दिया, आप कर ही नहीं सकते थे ये। जब तक कि आपका कोई मुआहदा ना हो, तो हमारा तो ऐसा कोई मुआहदा नहीं था, कोई पैक्ट नहीं था। अब ये पैक्ट हो गया। जिस तरह अमेरिका कूद पड़ेगा अगर जापान पे कोई हमला करे, तो इसी तरह अब पाकिस्तान कूद पड़ेगा सऊदी अरब पे कोई हमला करे, या पाकिस्तान पे कोई करे तो सऊदी अरब को एक इस मुआहदे के तहत, इस मुआहदे की शिक के तहत उनको आना पड़ेगा। ये फर्क है। पहले वाले एक जो मुआहदे थे वो किसी और मकसद के लिए थे, अब एक दूसरे की दफा के लिए है। ये फर्क है। अब ये अनमोल मुआहदा है। मैंने आपको बताया इस खिते में से पहले ये मुआहदा नहीं हुआ है। चाइना ने भी इस खिते में या कहीं और कोई डिफेंस पैक्ट नहीं किया हुआ है अभी तक। और आगे आप देखें, जब राहें हमार होंगी, पाकिस्तान दूसरों के साथ भी कर लेगा, दूसरे मुल्क हमारे पास आएंगे अब खुद डिफेंस के मुआहदे करने के लिए, और हमें क्या एतराज हो सकता है? हम बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी करते हुए करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारे अपने मुल्क, अपना आवाम के इंटरेस्ट में है।
वतन अजीज के नौजवानों को ये पैगाम मैं देता आया हूँ और आज सारा दिन से दे रहा हूँ कि ये मखदूश मईशत जिसकी वजह से किश्तियों में जाके मेरे नौजवानों ने मिलत डूब जाते हैं, उनको अब एक आस और उम्मीद होना शुरू हो जानी चाहिए कि अब मईशत भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। अब आपको कश्तियों में डूबने की जरूरत नहीं रहेगी। पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। हमारे लीडरान जो पिछले कई दहाइयों से इस मुल्क की गवर्नेंस को, इंतजाम और इंसराम का बेड़ा गर्क करते रहे हैं, अब उसको बेहतरी के सिमत ऑटोमेटिकली लेके जाना पड़ेगा, जिस तरीके से अब हालात आगे चल रहे हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन किया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने भी, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कमोडोर साहब शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। सर बताइएगा, ये जो पैक्ट साइन हुआ है, मैं अभी डॉक्टर खालिद जमील साहब से बात कर रहा था कि इसकी अहमियत क्या है और जो सिक्योरिटी के हालात आप देख रहे हैं खिते में, और पाकिस्तान किस तरह इस पैक्ट पर अमल दरामद करते हुए जो है वो सऊदी अरब का साथ देगा। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, ये हमारी बड़ी यादगार या एक हमारे लिए काबिल फख्र हिस्ट्री है। हिस्ट्री इस तरह से है कि 20 नवंबर 1979 पर दहशतगर्दों ने और एंटी इस्लामिक सेलमेंट ने कब्जा कर लिया था खाना काबा पर, और वो टेररिस्ट ने ज़ाहिर हॉस्टल बना लिया था, और उसके बाद जिन कमांडोज ने क्लियर किया था वो 15 दिन लगाकर, वो पाकिस्तानी कमांडोज थे। ठीक है, उन्होंने वो शहादतें की और तकरीबन 250 के करीब दहशतगर्दों का कला कवन जहन्नम हासिल किया था। ये उस वक्त की बात है। 1982 में जब ज़िया के जमाने में एक एग्रीमेंट हुआ था, हमने एक ब्रिगेड भेजा था सऊदी अरब में सिक्योरिटी के लिए, वो भी हमारी यादगार हिस्सा है। 1967 और 73 के अरब इजराइल वॉर में अरब मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान के पायलट और एयर डिफेंस कंट्रोलर ने हिस्सा लिया था। तो ये इजराइल को हमारी वैल्यू भी पता है। और रिसेंटली जो आपने सवाल पूछा उसके जवाब में ये है कि हिंदुस्तान को हमने जो शिकस्त दी थी, उसके बाद से हम दुनिया की नजर में रेलेवेंट हुए हैं। हमने मिलिट्री खास तौर पर कैपेबिलिटी अपनी रीस्टैब्लिश की है, बिकॉज पावर टॉक्स टू पावर, और विक्ट्री की अपनी एक वैल्यू होती है। जब आप विक्टोरियस होते हैं या फातेह होते हैं, फिर दुनिया आपके साथ एंगेज करती है। ये दोनों मुल्कों के लिए विन विन सिचुएशन है। जाहिर है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने नहीं है जितने सऊदी अरब के हैं। सऊदी अरब के पास हमारे जैसा दोस्त अगर मिलता है तो हमारे पास एक रिजॉल्व है, हमारा एक हिस्ट्री है, हमारी फतूहात अल्हम्दुलिल्लाह भी, और वो भी हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के खिलाफ है। और इजराइल भी पिछले 50 सालों में जो हमारे पे हमलावर नहीं हो पाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो यही काबिलियत है और डिफरेंस है। तो ये बड़ी आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला ये दोनों मुल्कों के मुफाद में बेहतर है। जाहिर है हम अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे और वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक काबिलियत होती है जो कि हमारे पास है और सऊदी अरब के पास भी है, वो कतर के पास भी थी और है, लेकिन बदकिस्मती से आपने नोट किया कि वो इस्तेमाल नहीं हो सकी, क्योंकि काबिलियत होना और चीज होती है और हौसला या रिजॉल्व होना बिल्कुल और चीज होती है। तो हौसला और रिजॉल्व जो है ना, दो मुल्क मिलकर और ऐड करते हैं और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं, कैपेबिलिटी ऐड होती है। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा खासतौर पर इजराइल को कि ये नो मोर वॉक इन वाला या ग्रेटर इजराइल वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं चलेगा। अमेरिका को भी अब ये मैसेज ये जाएगा कि जो आपने किया हुआ था ना कि ऑयल फॉर सिक्योरिटी, यानी आप अरब मुल्कों को कहें कि आप मुझे ऑयल देते रहे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, वो भी थोड़ा रेफरेंस कम हो गई उसकी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। और खालिद साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे फिर बात करेंगे कि UNGA का जो है वो इजलास होने जा रहा है अमेरिका में, उसका रोशनी डालेंगे कि उसका क्या वहाँ पे मैसेज जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से, और दुनिया जो है उसमें जो मैसेज जाएगा पाकिस्तान का वो क्या हो सकता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर जमील साहब, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो UNGA होने जा रहा है सर, वज़ीर आज़म भी उसमें शरीक होंगे और वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका जो है उसको कैसे देख रहे हैं सर, जब पूरी दुनिया के सरबराहान वहाँ पे, मंदूबीन जो वहाँ पे मौजूद होंगे, पाकिस्तान एक फातेह की तरह जो है वो UNGA में मौजूद होगा, तो क्या सर मैसेज जाएगा पाकिस्तान की तरफ से? इंडिया भी वहाँ में मौजूद होगा और इंडिया की जो हालत है इस वक्त, जरा रोशनी डालिएगा कि ये UNGA जो है मार्के हक के बाद कितनी अहमियत की अमल है सर? पाकिस्तान बेसिकली तो बड़ी मेच्योर किस्म की फॉरेन पॉलिसी पर बिलीव करता है, और खास तौर पे आपने देखा कि पिछले मार्के हक से पहले और बाद, और मेरा इशारा है जो 26 तारीख को हमारी पहली डिफेंस सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और जिसका एलामिया जारी किया गया, इसी तरीके से उसके बाद 7 मई को भी एलामिया जारी किया गया था। वो पूरा एक फ्रेमवर्क है फॉरेन पॉलिसी का
बड़े मेच्योर तरीके से हमने अपने फॉरेन पॉलिसी की है। हम UNGA में भी बड़े मेच्योर तरीके से हमने इस पे कोई बगलें नहीं बजानी है कि हमारा ये मुआहदा हो गया और डिफेंस हो गया और हम इसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ नहीं है। हमने मौक़िफ़ अपना कल पेश कर दिया कि ये एक डिफेंस का मुआहदा है, दोनों मुल्क के इस्तेहकाम, डिफेंस को इस्तेहकाम मिलेगा। इसी का याद आप सुन लेंगे UNGA में 21, 22, 23 की जो तकारीरें होंगी, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम ममालिक के 57 ममालिक की जो वहां नुमाइंदगी होगी और सरबराहान जो तकरीर करेंगे, तो उसमें पाकिस्तान की आवाज आप देखेंगे बड़ी दबंग किस्म की आवाज होगी। वो अहाता करेगा कि दुनिया में अमन उसी वक्त कायम रह सकता है जब एग्रेशन एक दूसरे पर ना हो। इसी पर आप देखेंगे ये महफर होगा कि दुनिया में जो सिक्योरिटी, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर जो इंटरनेशनल कानून है, उसकी धज्जियां ना उड़ाई जाएं जिस तरह के इजराइल ने उड़ाया। और अगर उसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो अब उनको पता अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान उसका क्या जवाब दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान इसको ढोल बजाने के लिए नहीं जा रहा है वहां, मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक अपना मौका पेश करेगा, अपना ट्रांसफर मौका पेश करने के लिए, और वो उसको करना भी चाहिए, और जिससे कि पाकिस्तान की पजीराई और पाकिस्तान की इज्जत और अफजलियत पूरी दुनिया और खास तौर पर 57 ममालिक का ये ब्लॉक OIC जो है, या अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या हम जैसे और दूसरे ममालिक हैं, उनका पाकिस्तान पर कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस किसी मुल्क का बढ़ता है तो उस मुल्क की मईशत पे भी लोग तवज्जो देते हैं, उस मुल्क के बाकी मामलात पर भी लोग तवज्जो देते हैं। जारी बात है, लोग जो है वो बिजनेस करेंगे, सरमायाकारी करेंगे। खालिद साहब, अब तक साइन हो गया हमारा, सर इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट कीजिएगा कि हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के लिए क्या पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार, पाकिस्तान की फौज जो है वहां पे जा सकती है, डिप्लॉय की जा सकती है? देखिए, सिर्फ ये हरमैन शरीफैन तो एक इमोशनल कनेक्शन है ना हमारा, इसको वहां तक कन्फाइन नहीं करना चाहिए हमें। ये पूरा सऊदी अरब है जिसकी सॉवरेनिटी कहीं भी ब्रीच हुई, जाहिर है वो तो इमोशनल अटैचमेंट है हमारी, जो आप बात कर रहे हैं खाना काबा की, मक्का मदीना की। और ये सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट मिलिट्री तक नहीं है, एलिमेंट है इसके अंदर, इसमें एक इमोशनल है, हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है। तो ये ऐसे नहीं है कि जैसे किसी और मुल्क के साथ होगा या किसी थर्ड कंट्री के साथ होगा तो हम कहेंगे उसी तरह का ये भी एग्रीमेंट है। इसके अंदर एक शहादत का है, एक जान देने का है, अल्लाह की राह में एक कंट्रीब्यूशन करने का है, वो हक अदा करने का जो हम पर फर्ज है। तो इसको उस सेंस में नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको स्टैंड लोन सिर्फ हरमैन शरीफैन तक कन्फाइन किया जाना चाहिए। ये मुल्क की सोवरेनिटी है, वो कहीं भी हिट हुआ। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि हम कोई इंतजार नहीं करेंगे 5 साल तक के, जब होगा तो हम जाएंगे। ये एक दूसरे के रिसोर्सेज, एक दूसरे के एसेट्स एक दूसरे को फौरी तौर पर अवेलेबल होंगे, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, चाहे एनेबलिंग कैपेसिटी हो, चाहे हार्डवेयर इंडक्ट करने हो, जहाज हो, जो भी हो, वो अब दोनों मुल्क की फोर्सेस बैठकर मेरा ख्याल है बेहतर लीडरशिप फैसला कर सकेगी कि किस डायमेंशन में हमने कैपेसिटी बिल्ड करनी है। और जब आपकी कैपेसिटी बिल्ड होगी तो रिजॉल्व बिल्ड होगा आपका। तो ये एक ओवरऑल इसको उसी सेंस में लेके, क्योंकि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के खासतौर पर इंडिया के लिए बहुत डिस्टर्बिंग होगा। और ये अमेरिका को भी हमने ये मैसेज दिया कि आपकी जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज की यहाँ पे रेलेवेंस चेंज हुई है, ये मुल्क इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले इजराइल ने जिन मुल्कों के खिलाफ भी एग्रेशन की थी वो निस्बतन कमजोर मुल्क थे, लीबिया, यमन, सीरिया, इन मुल्कों में। ये पहली दफा उसने कतर को किया है, और जाहिर है ये एक मैसेज गया है कि बाकी लोगों को कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अनचैलेंज, और अगर आपके पास चॉइस हुई अमेरिका का साथ देने की तो आउट ऑफ द 2 वो अरब मुल्कों की बजाय वो इजराइल का साथ देगा, जिसकी वजह से ये प्रायोरिटाइज अरब मुल्कों ने किया है, पर्टिकुलरली सऊदी अरब ने। मैं फोर्स ही करता हूं और मुल्क भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला इसके अंदर। लेकिन खालिद साहब, जैसे कतर पे अटैक हुआ और जो है वो US वहाँ पे मिलिट्री मौजूद है, सऊदी अरब में जो है वो US मिलिट्री मौजूद है, तो जैसे कि आपने भी कहा कि बाकी मुल्कों के साथ भी ये इफेक्ट हो सकता है, तो पाकिस्तान ने एक तजवीज़ पेश की थी सर कि टास्क फोर्स जो है वो इस्लामिक टास्क फोर्स बननी चाहिए। आप समझते हैं कि हालात उस तरफ जा रहे हैं कि एक 57 कंट्रीज की जो है, जो OIC ममालिक है, उनकी कोई टास्क फोर्स बननी चाहिए या आगे चल के बन सकती है? ये देखिए आइडियल सिचुएशन है और ये बड़ी विशफुल है और ये थोड़ा सा अच्छा ख्वाब देखने हैं, लेकिन ख्वाब बाज़ दफ़ा हकीकत में बदल जाते हैं। लेकिन 57 मुल्कों का अभी मेरे लिए बड़ा इस पे एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है, या मैं उसको ये कह सकूं कि बन जाएगा फौरी तौर पर। क्यों? क्योंकि इन सारे मुल्कों के डिफरेंट स्टेक्स हैं, लेवल ऑफ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका के साथ है, किसी की रशिया की तरफ है, किसी की चाइना की तरफ ज्यादा है। तो ये कन्वर्ज करना उनको सबसे बड़ा चैलेंज भी होगा और जाहिर है कामयाबी भी होगी अगर ये कन्वर्ज कर जाएं।
लेकिन हम, आपने नोट किया होगा, गाजा में इतने जुल्म हो रहे हैं, उस पर भी इकट्ठे 57, सिर्फ रेजोल्यूशन से आगे नहीं हम बढ़ सके। जी जी। तो अगर हम बढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन अभी 2, 4, 6 मुल्कों का भी बनना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर एक से हम बढ़ना शुरू होते हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब के अलावा भी और मुल्क समझते हैं, और खासतौर पर वो मुल्क जिनकी रेलेवेंस भी ज्यादा है, जिनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा है, और उनको आना भी इसलिए चाहिए कि उन्होंने देख लिया है कि अगर आपने डिफेंस का जो मैटर्स है, जब वो दूसरे मुल्कों की नेशनल इंटरेस्ट के साथ लिंक्ड होते हैं, जो इन मुल्कों के, अमेरिका के मुल्कों के साथ आपने नोट किया कि वो लिंक थे, तो आपने देखा कि वो अमेरिका उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। तो यही रियलाइजेशन हुई है, आपने देखा होगा कि अब इन मुल्कों में रियलाइजेशन आई ही इस वजह से है कि अमेरिका को जब भी इजराइल और अरब मुल्कों में से चॉइस करना पड़ेगा, वो इजराइल के हक में जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन अरब मुल्कों में तो एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी परमानेंट रहेगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने पहले भी इजराइल को बहुत ज्यादा, और जब भी कन्फ्रंट किया है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बहुत जबरदस्त मैसेज गया है। हमारे न्यूक्लियर प्लांट पे उनकी बड़ी नजर थी बहुत साल पहले, वो नहीं कामयाबी हुई। अभी हाल ही में आपने हिंदुस्तान के मुकाबले में जो हमारा कन्फ्रंटेशन हुई, वहीं के ड्रोन उन इजराइल के बने हुए और उनके ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे थे। तो इजराइल हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें आजमाता रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो वो सबक हासिल किया, वो इंशाल्लाह ताला वो कंटिन्यू, वो डेटरेंस रहेगी और वैल्यू ऐड हुई है इस एग्रीमेंट से। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जमील साहब, जैसे कि मार्के हक में आपने बात की और इस मुआहदा पे जो है बात हुई, तो मार्के हक के बाद जैसे मिलिट्री डिप्लोमेसी हमारी, पाकिस्तान की जो ओवरऑल डिप्लोमेसी है, दुनिया उसे बड़ी अहमियत दे रही है, और ये पैक्ट जो है इस बात की वाज़ेह मिसाल है और सबूत है इसका कि दुनिया पाकिस्तान को किस तरह देख रही है। तो थोड़ा सा जायजा लीजिएगा सर कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अब कहाँ पे खड़ी है, और जो इंडिया जो है इस मार्के हक के बाद कहाँ खड़ा है सर? नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया ना। हमने जिस अंदाज में अपने ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी को लेके चले हैं पिछले कई माह से, और खासतौर पे मार्का हक से पहले और बाद, जब हम उसकी तैयारी कर रहे थे और जब हमने मुकाबला किया और जब उसके बाद हमने अपने डेलीगेशन भेजे, और जिस तरीके से हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी और मजीद एक्टिव और एग्रेसिव हो गई, और मैंने अभी तस्करा किया कि जो ममालिक हैं खासतौर पर चाइना और गल्फ कंट्रीज, वो मिलिट्री डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। और मिलिट्री डिप्लोमेसी है क्या? वो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को तकवीयत और दवाम पहुंचाने के लिए होती है। आपने देखा कि जब मुआहदा हो रहा था कल, तो उस वक्त हमारे फील्ड मार्शल सिपाही सालार भी मौजूद वहां थे, इसलिए कि वो कॉन्फिडेंस देने का एक सिग्नल था, इसीलिए वो वहां गए थे। और तो उसकी वजह से यकीनन इसमें हमारी डिप्लोमेसी, हमारी ट्रांसपेरेंसी, हमारी सिंसियरिटी, वो सारा दुनिया ने पूरे ने देख लिया, और उसी की वजह से हमारा प्रोफाइल बढ़ा। और वही तमाम चीजें मलूज़े खातिर रखते हुए सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात थे, ठीक है, पहले से भी थे, लेकिन उसको हमने डिफेंस पैक्ट के तहत, एक मुआहदे के तहत कर लिया। अमेरिका ऑब्लाइज नहीं था कि वो कतर को हमले में जवाबी हमला करता इजराइल पे, ठीक है। हमें पता है कि अमेरिका इज इजराइल और इजराइल इज अमेरिका, ये उनके लीडरान कहते रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, उनके लीडरान कहते रहे हैं, ये हमें पता है। लेकिन उनकी प्रेजेंस और उनकी ऑब्लिगेशन थी, वो ऑब्लिगेशन किसी इंटरनेशनल कानून के तहत बाइंडिंग नहीं थी अमेरिका पर कि वो उस बाइंडिंग के तहत इजराइल को जवाब देता। ठीक है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि हमें पता नहीं है, हम उसको ही क्रेडिट दे देते हैं कि उसको इल्म नहीं था। सीआईए को तो पता, मेरे पेंटागन को तो पता था, उसके तो अड्डे हैं, उसके सारी साजो सामान है, उसके रडार हैं, चाहे स्टेथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई हो, लेकिन उसके बावजूद वो इजराइल में क्या ये हिम्मत है, ये सकत है, ये सलाहियत है कि वो बगैर इनके कंसेंट के वो वहां से कोई तिनका भी ला सके? ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी वजह से वो जो कॉन्फिडेंस शटर हुआ है, तो इन ममालिक ने और सऊदी अरब ने उस पर लीड ली है कि उसने अपना सॉवरन हक इस्तेमाल करते हुए उसने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया। और जैसा कि मैंने बताया कि उसके फौरन बाद ये स्टेटमेंट आया कि एक अमन के लिए मुआहदा है, इससे एग्रेशन कम होगी, इससे एग्रेशन खत्म होगी, दुनिया, ये इस खित्ते का बैलेंस जो है तितर बितर नहीं होगा। जब इस खित्ते का बैलेंस तितर बितर होगा तो इस बैलेंस में बाकी कुव्वतें भी आ जाएंगी ना। चाइना खामोश तो नहीं बैठा रहेगा, बिल्कुल चाइना का 85% तेल इधर से जाता है। अगर यहाँ बिल्कुल बैलेंस खराब होता है यहाँ का, अमेरिका तो खुद कफील हो गया तेल में, चाइना तो खुद कफील नहीं हुआ है, तो चाइना का तो गला घोटा जाएगा। अगर इस तरह हुआ तो चाइना भी बीच में कूद पड़ेगा, और जब चाइना बीच में कूद पड़े तो फिर क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को दावत देंगे इस खित्ते में? नहीं। ये तो पूरी दुनिया के लिए एक विन विन गेम है
और एक अमन का पैगाम है कि पाकिस्तान अब जुड़ गया है। दुनिया में एक मुल्क दूसरे मुल्क से ऊपर कोई और दादरसी के लिए नहीं है। ये आपकी ताकत है जो आपकी दादरसी करती है। तो ताकत ही ताकत का मुकाबला करती है। अब गल्फ कंट्री को एक ताकत मिल गई है, लिहाजा गल्फ कंट्री की तहफ़्फ़ुज़ अब कुदरती तौर पर हो गया है। अगर हम सर ताकत को देखें, डॉक्टर जमीर साहब, अगर हम ताकत को देखें, खालिद साहब थोड़ा सा बताइएगा सर कि इंडिया के वर्कर्स काम करते हैं अरब कंट्रीज में, और अब हमारा एग्रीमेंट हो गया है सऊदी अरब के साथ, डिफेंस एग्रीमेंट है, तो जो ऑपरेशन सिंदूर 2 के नारे लगते हैं और मोदी की तरफ से धमकियां आती हैं, और कभी कहा जाता है कि मैं इसको दोबारा से शुरू करूंगा, कभी कुछ कहा जाता है, तो उसमें सर कितना फर्क पड़ेगा इस एग्रेशन की सूरत हाल में इंडिया की तरफ से, और जो इजराइल जो इंडिया की हेल्प करता रहा है, इंडियन के जो इजराइल के ड्रोन जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते रहे सर? टेक्निकली टेक्निकली तो दोनों मुल्कों को इसका फायदा है। हम अभी तक क्योंकि ज्यादातर इजराइल की बात इसलिए कर रहे हैं कि उसने अभी एग्रेशन की है और वो कंटिन्यूड कई सालों से कर रहा है जी। इंडिया ने जो की थी वो सिर्फ हमारे खिलाफ की थी, इजराइल ने कई मुल्कों के खिलाफ की है। हम ज्यादा इसलिए फोकस शायद इजराइल पर कर रहे हैं। जब एथिकली एज पर द एग्रीमेंट, तो इसका मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान भी हम पर हमलावर होता है तो सऊदी अरब पर यह ऑब्लिगेशन होगी कि वो हमारा साथ दे। एक बात यह, एक चीज जो बहुत कम बात की जा रही है वो ये है, जो मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान के ऊपर सऊदी अरब का बहुत इन्फ्लुएंस है। तालिबान के साथ वो अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और पहले भी मीडिएट करता रहा सऊदी अरब, और ये हम एक और प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं कि वो इधर से भी हमें इंश्योर कराए कि हमें पीस हो, हमें अमन होगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे हेल्प को आए या मदद को आए या फैसिलिटेट करे, ये अफगानिस्तान के साथ भी करना चाहिए और ईरान जाहिर है जहां तक हो सके, लेकिन खास तौर पर अफगानिस्तान की तरफ से हमें कंफर्ट जोन में जाना चाहिए ताकि हम फोकस करें एक्सटर्नल थ्रेट्स पर, खासतौर पर अपने ईस्टर्न पे, और सऊदी अरब को जो जहाँ से भी होगी को खुदा खासा थ्रेट, तो उसको काउंटर किया जा सके। तो कंप्लीट पिक्चर हमें ज़हन में रखनी चाहिए। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, डॉक्टर जमीर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।